मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक हाफिज़ कुरान लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जो रात को शोहर की बजाय अपने कुत्ते को अपने साथ सुलाती थी। फिर वो हामला हो गई तो इसके शोहर ने इसका क्या हशर किया। वाक़या को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या हम उसके शोहर की बहन की ज़ुबानी सुनते हैं। घर में भाई की शादी की बात चल रही थी। मेरा भाई हाफिज़े कुरान था। आज से पहले इसने किसी लड़की को देखा भी नहीं था। बहुत ही शरीफ और सादा तबीयत का मालिक था। भाई की शादी की बात चली तो भाई ने एक शर्त रख दी कि मैं किसी आलमा लड़की से ही शादी करूंगा। इसलिए कि भाई खुद भी हाफिज़े कुरान थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसे दीन के बारे में पता ना हो, बल्कि वो एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे जो इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा हो। पर हम क्या जानते थे कि भाई की ये ख्वाहिश सबसे बड़े पछतावे में बदल जाएगी। भाई ने शादी के लिए हामी भरी। आजकल आलमा लड़कियों की भी कमी है, लेकिन अम्मी ने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिसके पास दीनी और दुनियावी तालीम दोनों थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अम्मी ने कहा कि अब इसी के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी, लेकिन लड़की ने एक अजीब बात की है कि वो शादी के बारे में एक शर्त रखेगी, लेकिन शर्त अपने शोहर के अलावा वो किसी को नहीं बताएगी। अब ये बात अजीब थी। अम्मा और मैं ये बात सुनकर परेशान हो गए। भाई कहने लगे कि आप इधर उधर से पता करवाएं। अगर लड़की का ख़ानदान ठीक है, वो लोग ख़ानदानी हैं, तो फिर इसकी शर्त भी ख़ानदानी ही होगी। यकीनन वो कोई नाजायज़ फरमाइश या ख्वाहिश नहीं करेगी। इसलिए अम्मा मुतमिन हो गई थी। अमूमन लड़कियों की शर्तें छोटी छोटी या फिर बचकाना होती हैं, इसलिए हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि शादी के बाद वाली शर्त क्या होगी। लेकिन भाभी ने हम लोगों से वादा ले लिया कि शादी के बाद वो मेरी इस शर्त को मानेंगे। अब ये शर्त क्या थी? ये वो शादी की रात सिर्फ अपने शौहर को बताना चाहती थी। भाई भी लड़की के किरदार, इसकी तालीम और ख़ानदान से मुतमिन थे, सो हम लोगों ने कम ही अरसे में शादी कर दी थी। आज भाई की बारात थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। दुल्हन रुखसत होकर आई तो इसने अपना चेहरा छुपा रखा था और साथ ही दुल्हन ने अपने हाथों को भी ऐसे छुपाया हुआ था कि कोई इसके हाथ देख नहीं सकता था। हमने भाई से जिद की कि अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ। भाई ने ऐसा ही किया। दुल्हन ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। दुल्हन की खूबसूरती देखकर हम सब हैरान रह गए थे। वो बला की खूबसूरत थी। इसमें इतनी सलाहियत थी कि वो मेरे भाई को आसानी से दीवाना बना सकती थी। इस बात से हम भी खुश थे। थोड़ी देर के बाद भाई ने मुझे कहा कि दुल्हन को मेरे कमरे में ले जाओ। भाभी भी कुछ बेचैन लग रही थी, तो हमने इन्हें कमरे में पहुंचा दिया। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये बातें कोई आम बातें नहीं थीं। वो दोनों ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। आवाज़ हमारे कमरे तक साफ आ रही थी। अब तो लगने लगा था जैसे भाई और भाभी की आपस में लड़ाई हो रही है। लेकिन जब मैंने कमरे के करीब जाकर सुना तो वो दोनों खामोश हो चुके थे। मेरा दिल धड़कने लगा था। पता नहीं इस शर्त की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह हम लोगों का वलीमा था। मैंने भाई भाभी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। थोड़ी देर बाद भाई खुद ही कमरे से निकला। इसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो सारी रात सोया नहीं है। इसकी आंखों में लाल डोरे थे। मुझे इसे देखकर तरस भी आने लगा। क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि ये दिन तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार और बहुत ही ख़ास होता है, लेकिन भाई को देखकर कहानी कुछ और ही लग रही थी। थोड़ी देर के बाद भाभी आई तो भाभी की नज़रें झुकी हुई थी, जैसे वो हम सब से शर्मिंदा हो। भाई ने अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। वलीमे के बाद मेरा भाई हमारे घर से चला गया था। मैंने देखा भाई अपनी गाड़ी लेकर निकला और वापस नहीं आया। मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी भी परेशान सी बिस्तर पर बैठी थी। कहने लगी कि मेरा शोहर मुझसे नाराज़ होकर चला गया। मगर क्यों? मेरी शर्त की वजह से। भाभी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आपकी क्या शर्त है? वो आप अपने भाई से पूछ लेना। भाभी ने मुझे मज़ीद उलझा दिया था।
मैंने ये बात जाकर अम्मी को बताई। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को और मेरे भाई को मना लिया था। दोनों जाकर मेरे शादी वाले भाई को लेकर आ गए। भाई अभी भी परेशान ही लग रहा था, इसकी किसी बात में कोई दम नहीं था। हम सब ने इन्हें बिठाया, इन्हें घेर लिया और पूछा, बताओ असलम क्या बात है, तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो। तब भाई ने जो बात कही, इसे सुनकर हमारा बुरा हाल हो गया। हम तो हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। भाई का चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा कि मेरी बीवी ने मुझसे शर्त रखी है कि वो हमेशा अपने साथ लाए हुए कुत्ते को अपने साथ ही सुलाएगी। ये सुनकर हम हंसने लगे। भाई ये भी कोई बात है, कुत्ते को अपने साथ सुलाने की जिद करना, ये तो बच्चों वाली बात है। तुम्हारी बीवी है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, नहीं समझेगी। अम्मा, मेरे भाई ने मजबूत लहजे में कहा, वो सारी जिंदगी इस कुत्ते को अपने साथ सुलाएगी और मेरे पास भी नहीं आएगी। अम्मा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने अपनी बीवी इसलिए तो इस घर में नहीं लाई थी कि वो मेरी जगह वो रुतबा जानवरों को दे। अम्मा, मैं, चचा और ये सारे लोग भी इस बात पर हंसने लगे थे। मेरा बेटा, ये कोई बात नहीं होती। इंसान को अपने हकूक इस्तेमाल करने आने चाहिए। तुम चाहो तो वो कुत्ता उठाकर बाहर फेंक दो, तुम्हें किसने रोका है ये सब करने से। मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मा, इसने मुझसे कसम ली है और आप जानते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ, इस्लाम के हर हुक्म पर अमल करता हूँ। मैं कसम नहीं तोड़ सकता। मैंने इससे कसम ली थी। हाँ, अगर वो खुद से अपनी मर्जी से ये अमल करे तो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी अगर इसने ये सब नहीं किया। तो ये बात सुनकर हम परेशान हो गए। बेटा, तुम एक कसम नहीं तोड़ सकते और तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ने जा रहे हो। तुम अपनी बीवी को इस बात पर तलाक दोगे। खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने मुंह से ये बात निकालने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने भाई को सख्ती से तंबीह कर दी और कहा कि अपने इन छोटे छोटे मसलों में हम सबको ना उलझाओ। ये बात सुनकर भाई मजीद परेशान हो गए। अब तो अम्मा ने भी हाथ उठा दिए थे, जबकि भाई बीवी के हाथों मजबूर थे। फिर भाई अपने कमरे में चले गए। मैंने देखा भाभी अपने कमरे में नहीं थी, लगता है कि वो मैके गई हैं। मैंने भाई से पूछा, हाँ वो मैके गई है, लेकिन वो कुत्ता यहीं पर छोड़ गई है। मैं भाई की बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि पूरे कमरे में कहीं पर भी मुझे कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं गई, वहां पर कुछ भी नहीं था, जबकि भाई बाहर आकर भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरे कमरे में कुत्ता रखा हुआ है। अब तो मुझे भाई की बात पर शक होने लगा था, जबकि हम में से ना ही किसी ने भाभी के साथ मौजूद इस कुत्ते को देखा और ना ही किसी ने भाभी से इस बात का जिक्र किया या भाभी ने ऐसी कोई शर्त हमें बताई। बस भाभी ने वो शर्त सिर्फ अपने शोहर को बताई, हम सब में से किसी को ना बताई। भाई की परेशानी देखकर अम्मा फिर इनके कमरे में आ गई। अब भाई के कमरे में हम तीनों मौजूद थे, लेकिन मेरा भाई अभी भी परेशान था। अम्मा ने भाई से कहा कि एक बार तुम औलाद पैदा कर लो, इसके बाद तुम्हारी बीवी हर बात मानेगी। दरअसल अभी इसका जहन बचपना है, वो छोटे बच्चों की तरह सोचती है, लेकिन जब एक माँ बन जाएगी तो बच्चे की सेहत का ख्याल करेगी। वो कभी भी अपने बच्चे को एक कुत्ते या फिर जानवर के साथ नहीं रखेगी। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो। भाई अम्मी की बात समझ गए थे। अब ज़ाहिर है औलाद के आने के बाद तो कोई भी औरत अपने शोहर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, जबकि मेरा भाई भी औलाद पैदा होने के बाद पाबंद हो जाता कि वो अपनी बीवी का उम्र भर साथ निभाए। फिलहाल तो इसकी शादी हुई थी, तो इसे लगता था जैसे इसने गलत फैसला कर लिया। वो अपनी बीवी के पास भी नहीं गया था, इसीलिए वो तलाक की बातें कर रहा था। हमने इसको अच्छी तरह से समझा दिया कि वो ऐसा करने का सोचे भी नहीं कि भाभी सुबह से घर से गायब थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। हम लोग वो सारी बातें भूल कर इस चीज़ पर परेशान थे कि भाभी कहाँ चली गई हैं। रात के 7 बजे घर का दरवाज़ा खुला और भाभी जान अंदर दाखिल हुई। इनके साथ इनकी अम्मा भी थी। इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। आते ही कहने लगी कि मैं यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अम्मा को ये बात बुरी लगी। अगरचे इनकी माँ हमारे लिए कोई बोझ नहीं थी, हमारे पास इनके लिए अलग से कमरा भी मौजूद था। हम इनको मेहमान नवाजी के साथ इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत भी कर सकते थे, लेकिन वो परेशान थी। हमें लगा कि शायद माँ बेटी हमसे कुछ छुपा रही हैं, और भाई तो पहले ही हमें सब कुछ नहीं बता रहे थे।
बस इसी वजह से हमने इनकी अम्मा को भी कुछ नहीं कहा। अगर इनकी माँ के आने से घर के हालात ठीक हो सकते थे तो हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है। कुछ दिन मज़ीद गुजर गए। भाई का मूड अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही थी। अम्मा एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहने लगी, बेटी ये घर में क्या खिचड़ी पक रही है। हम लड़के के माँ बाप हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और ये औरत अपनी बेटी के घर आकर इस तरह आराम से रह रही है जैसे इसे यहाँ के रस्मों रिवाजों का पता ही नहीं। तुम तो जानती हो बेटी के लड़की वाले कभी भी अपनी बेटी के घर रात को नहीं रुकते, वहाँ रहते नहीं हैं। फिर ये कैसी औरत है जो अपनी शादीशुदा बेटी के घर, वो भी जो कुछ दिन पहले ही ब्याही गई है, इसके घर आकर रह रही है। तुम कुछ करो, जाकर गैब बातों बातों में ये बात कहो कि वो अब यहाँ से चली जाए। हम कब तक यूं मरवत में मेहमान नवाजी करते रहेंगे। ये बात शायद भाभी की अम्मा ने सुन ली थी। शाम को वो उठकर खुद ही तैयार होने लगी। बोली कि मैंने जो काम करना था वो हो चुका है, अब मुझे आपके घर से चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रस्मों रिवाजों को भुलाकर मुझे इस घर में रहने के लिए इज्जत और जगह बख्शी। हम खुश हो गए कि चलो एक मुसीबत तो ख़त्म हो गई। कम से कम भाई भाभी के दरमियान अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अम्मा ने इसी शाम भाई को अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी से औलाद के लिए कोशिश करो ताकि तुम दोनों की ज़िंदगी में बच्चे की खुशी आए। तो ये बात अभी तक मालूम नहीं होगी, लेकिन बच्चों के आने से ज़िंदगी बदल जाती है। भाई वही शिकवा लेकर बैठे हुए थे। अम्मा, मेरी बीवी इस कुत्ते को अपने पास सुला के रखती है, मैं क्या करूं? मेरा तो इसके पास जाने को दिल नहीं करता। वो इस कदर अजीब सा कुत्ता है कि मुझे इसे देखकर डर लगता है। चलो अभी अपने कमरे में चलो, दिखाओ मुझे वो कौन सा कुत्ता है। हमने तो आज तक कुत्ता नहीं देखा तुम्हारे कमरे में। अगर वो रहता है तो आखिर इसका फजला भी तो होता होगा। मैंने तो बेडरूम में किसी किस्म की बदबू नहीं देखी, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी नहीं आई। फिर तुमने कैसा कुत्ता पाल रखा है? और तुम्हारी बीवी वो इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती बेटा। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो या हो ही बेवकूफ़। अम्मा की बात सुनकर भाई ने भी अम्मा का हाथ पकड़ा और बोले, चले अम्मा, चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें। वो अभी इसके कम्बल में ही सो रहा है। हम दोनों उठे, भाई के कमरे में गए। देखा तो भाभी जान वॉशरूम में थी। भाई कहने लगे कि अपने कुत्ते को वहीं साथ लेकर गई होगी। हम भाई को अफसोस भरी नज़र से देखने लगे, मगर इसी वक्त भाभी गुसलखाने से बाहर निकली। इनके पास एक छोटी सी टोकरी में सफ़ेद रंग का एक मासूम सा कुत्ता बैठा हुआ था। वो इतना खूबसूरत और मासूम था कि इसे देखकर कोई भी इस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत प्यारा जानवर है। भाई कानों को हाथ लगाने लगे। ये नजस जानवर है मेरी बहन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कुत्ता घर में रखना इस्लाम में हराम है? मैं कैसे इसे इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ, जबकि इस्लाम में तो कुत्ते को नजस करार दिया गया है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा, लेकिन कौन सा ये पूरा दिन यहाँ रहता होगा? जी, मैं भी अब इस बात की जिद नहीं करूँगी, लेकिन आपको अपनी शर्त याद है ना? भाभी की ये बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग बदल गया। वो खामोश हो गया। जी हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें याद हैं, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं ये बात किसी को नहीं बताता। भाई खामोश हो गया था। हमने समझ लिया कि भाई अपनी एक कसम तोड़ चुका है। अब ज़ाहिर है ऐसी बेवकूफ़ाना कसम पर कौन कब तक कायम रह सकता है। बात इस तरह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि अब एक और बड़ा तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने अपने भाई से इस बात का जिक्र तो किया था कि आपकी औलाद के बाद ज़िंदगी से मसले ख़त्म हो जाएंगे, और भाई भी अपनी बीवी के पास ज़्यादा वक्त रहने लगे थे। लेकिन भाई की बीवी अक्सर अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बातें करती, और मैंने देखा था कि भाई की खुशी कुछ खास ना थी। एक दिन भाभी बीमार पड़ गई। कहने लगी कि मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हम लोग भाभी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। भाभी की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। वो तो रास्ते में बेहोश भी हो गई। ऐसा लगता था जैसे इन्हें कमज़ोरी हो गई है। काफ़ी दिन से वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे भाभी की इस कमज़ोरी पर बहुत ज़्यादा दुख था। शायद भाई इनका ख्याल नहीं रखते। मैं अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भाभी बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। लेकिन बात अजीब थी। जब यह बात भाभी को पता चली तो इन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली और हमें भी चुप करवाने लगी। बोली कि खबरदार ये बात किसी को नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि भाभी
یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے، آپ کیوں کسی کو نہیں بتانا چاہتی؟ میں نے بھی غصے سے پوچھا تھا۔ اب اتنی بڑی بات ہم کسی سے چھپا تو نہیں سکتے، لیکن میری بات کا بھابھی نے جواب دیا جو کہ مثبت تھا۔ کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو یہ بات اپنے منہ سے بتانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی نہیں، اس کے لیے میں کچھ تیاری کروں گی، ایسی خاص تیاری جس سے تمہارا بھائی بھی خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں خود سب کے سامنے یہ بات اپنے شوہر کو اہتمام سے بتاؤں گی۔ یہ بات سن کر ہم خوش ہو گئے کہ چلو بھابھی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیار جاگ گیا، وہ بھی اتنے کم عرصے میں، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھائی بھابھی کبھی خوشگوار زندگی گزار نہیں سکیں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کو کنڈی لگ گئی۔ میں نے دیکھا آج کتا کمرے کے باہر موجود تھا۔ مجھے اس کتے کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بھابھی اس کتے کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کمرے کے اندر ہی رکھتی، اپنے ساتھ سلاتی، جبکہ میرا بھائی یہی کہتا کہ کتے کو اب اپنے ساتھ مت رکھو، لیکن میری بھابھی اسی شرط پر پابند رہی کہ وہ کتے کو اپنے ساتھ سلائے گی۔ پھر سے اب یہ باتیں پرانی ہو گئی تھیں۔ آج کتا کمرے کے باہر تھا۔ میں نے دیکھا آج بھائی خوش تھے، لیکن بھابھی پریشان لگ رہی تھی۔ اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے بھائی سے یہ بات چھپا کر رکھی، لیکن میرے پاس بھابھی کی رپورٹ موجود تھی۔ بھائی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اماں بھی اب خاموش رہ کر تھک گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی تم یہ بات خود اپنے شوہر کو بتا دو، ورنہ ہمیں بتانا پڑے گی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب تمہاری ان باتوں کا وقت نہیں رہا، ہمیں خاندان میں خوشخبری دینا ہوتی ہے۔ بھابھی کہنے لگی کہ بس امی جان آج رات کو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اماں مطمئن ہو گئیں، مگر جیسے بھابھی نے کہا تھا کہ وہ خاص تیاری کریں گی، پھر بھائی کو سب کے سامنے بتائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا بھابھی نے بس کمرے کا دروازہ عام دنوں کی طرح ہی بند کر لیا۔ انہوں نے میرے بھائی کے لیے نہ ہی خاص کھانا پکایا، نہ کپڑے پہنے، بس انہیں عام طریقے سے بتا دیا گیا۔ بھائی نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ باہر آ کر یہ بات امی کو بھی بتائی۔ امی بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ بات کیا تمہیں آج پتہ چلی؟ تمہاری بیوی تو ایک ہفتے سے امید سے ہے، بلکہ یہ بات 2 ہفتے پہلے کی ہے، اور تمہیں اس نے اس لیے نہیں بتایا۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، جبکہ بھابھی کا تو جیسے خون سوکھ گیا تھا۔ اماں جان میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں امید سے ہوں، اتنا کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو جلد خوشخبری سناؤں گی۔ بھابھی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اماں بھی بڑی تیز اور چلاک تھی۔ نہیں بیٹی تم ایسا تو نہیں کہہ سکتی، یہ بات تم نے نہیں کہی تھی، یہ بات ڈاکٹر نے کہی تھی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم بیمار تھی جب ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا تم امید سے ہو، لیکن تم نے کہا کہ یہ خبر میں اپنے شوہر کو خود سناؤں گی، جاؤ جا کر وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر آؤ۔ بھائی نے بھی میری طرف غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر آئی، بھائی کے سامنے رکھی۔ رپورٹ پر لکھی تاریخ پڑھ کر بھائی کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ کیا ہے سائرہ؟ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ کیا سن رہا ہوں؟ یہ کہہ کر بھائی نے وہ رپورٹ ٹیبل پر دے ماری اور پھر وہیں کھڑے کھڑے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی طلاق کے 3 لفظ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، اور ایک بری، نئی اور مکمل طور پر غیر متوقع تھی۔ یہ بات سن کر میری پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ اماں بھی رونے لگی۔ کھڑے کھڑے بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے بھی بات سنبھالنے کی بجائے بات بگاڑ دی۔ بھابھی نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دیا۔ البتہ حیران پریشان وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھابھی واپس اپنے کمرے سے باہر آئی تو ان کے ساتھ اپنا سوٹ کیس بھی تھا۔ ہمارے سامنے آ کر بڑی ہی ہمت سے کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دینا، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، لیکن تم لوگ بھی کسی سے کم نہیں۔ میں کیا کرتی، مجھے کوئی اور پسند تھا۔ ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کر دی، اور پھر تمہاری اماں نے بھی بڑی ضد کی، کہا کہ گاڑی بنگلہ پتہ نہیں کیا کیا دیں گے، دیا تو کچھ نہیں۔ خام خواہ ان کی اس بات نے میرے اماں وقت کا دماغ بدل دیا اور ان کی لالچ کو جگا دیا۔ میں تو اپنے ساتھ کتا بھی لے کر آئی، میں نے ایک دن بھی تمہارے بھائی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، لیکن کیا کروں، قدرت نے جو راز کھولنا تھا سو کھل گیا۔ اب میں اس گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ ارسلان میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں اسی سے شادی بھی کروں گی، میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا اور ہم حیران پریشان سب دیکھتے رہ گئے، جبکہ میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ بھی کیا، بولا کہ اگر ایسی بے ایمان بیوی کے ساتھ میں کوئی تعلق بنا لیتا، میری اولاد ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ بہروپیہ میری زندگی سے نکلی، ورنہ میں برباد ہو جاتا۔ ناظرین، آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔